चलिए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? आइए कहानी को आगे ले चलते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिखिएगा। आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा, मतलब कल का होमवर्क रहेगा, नंबर 1 ईएलपी नंबर अप टू 7। ऑफ कोर्स लेक्चर रिवाइज करने के बाद, है ना। ईएलपी नंबर अप टू 7 मतलब 1 से लेकर 7 तक को खत्म कर लेना। आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का ईएलपी नंबर 1 टू 7, एक्सरसाइज 1 1 टू 56 दे रखा था क्या? अभी वही रखना। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 9 19 सॉरी 19 छोड़ के पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2 आपको करना है खत्म। ये होमवर्क कल आप कर के मिल रहे हैं, राइट? प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे हाउ टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। कहानी शुरू करूं? चलो। तो चैप्टर कुछ ऐसा चल रहा था। इस चैप्टर को टोटल हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। सबसे पहला हिस्सा है थ्योरेटिकल, दूसरा है केपी और केसी, और तीसरा है लॉकअप। तो सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही थी, आपका ध्यान चाहिए। स्टार्ट हो जाऊं? लास्ट क्लास में आपको मैंने ये बताया कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो चलती ही इसीलिए है और चलती ही तभी तक है जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। अब सवाल ये है कि साहब इक्विलिब्रियम तो उसके जीवन में आ गया, और इक्विलिब्रियम आना कई बार हमारे लिए फायदे का होता है और कई बार हमारे लिए नुकसान का होता है। इट डिपेंड्स कि आप उस इक्विलिब्रियम को किस हिसाब से या किस पर्पस से यूज कर रहे हैं। वो कभी फायदेमंद तो कभी नुकसानदेह हो सकता है, जो कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से बताया था। अब इक्विलिब्रियम आ गया तो जो रिएक्शन का नेट मूवमेंट है, ना तो फॉरवर्ड है ना तो बैकवर्ड। अगर आप रिएक्शन को किसी एक डायरेक्शन में चलते हुए देखना चाहते हो तो आपको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम हर चीज से डिस्टर्ब नहीं होता है। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के अपने कुछ तरीके हैं, और काइनेटिक्स के हिसाब से कुल कितने तरीके थे? 4। अब इस पूरी कहानी में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि सर आप कहते हो इक्विलिब्रियम आएगा, फिर उसे डिस्टर्ब किया। सर ये एक्सपेरिमेंट में तो समझ में आता है, एक्सपेरिमेंट में तो समझ में आता है कि जब कंसंट्रेशन घटते घटते या बढ़ते बढ़ते थम सा गया, मेजरेबल प्रॉपर्टीज में चेंज आना रुक सा गया, तो हमने कह दिया उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन सर जब हम किसी सवाल को ऑन पेपर सॉल्व करते हैं, ऑन पेपर हम ये कैसे जानेंगे वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं? अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हो तो पहले ये तो समझो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। जाने कैसे, पहचाने कैसे? लोगों ने क्या किया, इस चीज को समझाने के लिए वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट बनाया। मात्र नंबर का कंसेप्ट था, और इस कंसेप्ट को कहा गया रिएक्शन क्वोशिएंट। क्या बोला गया? वो क्या है, उसकी आवश्यकता क्या पड़ी, थोड़ा समझना, फिर बाद में कॉपी में लिखना। रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है? अगर कोई मुझसे कहे तो मैं बहुत सरल भाषा में कहूंगा, रिएक्शन क्वोशिएंट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। एक लाइन लिख लो, फिर समझाना शुरू करता हूं। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब ये मात्र एक मैथमेटिकल नंबर है, इसका आप कोई ज्यादा फील करने की आवश्यकता ना करो। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन used to predict, used to predict the direction of reaction, used to predict the direction of reaction, and and if the reaction is at equilibrium or not, if the reaction is at equilibrium or not। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मदद से हम ये बता सकते हैं कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है, और हम ये भी बता सकते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। इसको समझाने के लिए, जब ये इक्विलिब्रियम का सफर शुरू हुआ था तो मैंने आप सबके सामने एक रिएक्शन लिखा था, ए से बना बी, और टी बराबर 0 पे मैंने इसके 1000 मोल लिए थे जहां तक मुझे याद, और इसके शायद 0 मोल हुआ करते थे। और धीरे धीरे समय बीतते बीतते एक समय आया था 40 सेकंड का, जब ये हो गया था, जब ये हो गया था 600, और ये हो गया था 400। सबको याद है कि नहीं याद है? अब मैं क्या सिखाना चाहता हूं समझिएगा।
उस समय मैंने इस नंबर की मदद से आपको ये बता दिया था कि भाई साहब जैसे ही ये वाला कंसंट्रेशन आएगा इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा। अब हम जब जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो हमने एक नंबर बना रखा है, हमने एक मैथमेटिकल नंबर बना रखा है जिसका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ या ना? क्या मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर लूंगा? जब मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा तो वो निकालूंगा 400/600। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलो ये लेस देन 1 हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको फील कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर देन 1 कर दूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। मैं प्यारे बच्चों क्या इसकी कंसंट्रेशन 400 और इसकी कंसंट्रेशन 600 भी मान सकता हूँ? पहले बताओ ऐसा माना जा सकता है कि नहीं? मतलब ये वाली कंसंट्रेशन भी पॉसिबल है, ये बड़ा ये छोटा भी पॉसिबल है, ये दोनों इक्वल भी पॉसिबल है। कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी नहीं है। मैंने आज जब इस रिएक्शन का इस सिचुएशन पे केसी निकाला तो केसी का एक्सप्रेशन आएगा 600/400 और 600/400 यानी इसे मैं कह सकता हूँ 3/2। बोलो हाँ या ना? सॉरी 3/2 यानी जिसे मैं कह सकता हूँ 1.5। हाँ या ना? ये क्या है बच्चों? केसी। ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एक ऐसा नंबर है उस रिएक्शन का, ऐसा यूनिक नंबर है जो केवल दो ही सिचुएशन पे बदलेगा, तीसरा पे पैमाना नहीं है। एक बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसे नहीं पता था कि रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। मतलब मान लो एक बंदा है वो ए से बी की रिएक्शन को स्टडी कर रहा है और उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 1.5। ये ऑलरेडी उस रिएक्शन के साथ लिखा था पेपर में, मान लो। अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो अचानक से बीता था 20 सेकंड। कितना बजा था? और 20 सेकंड में इसकी कंसंट्रेशन थी शायद 900 और इसकी कंसंट्रेशन शायद 100। हाँ या ना? बोलो ना? उसने 20 सेकंड पर जब इसकी कंसंट्रेशन 900 और इसकी कंसंट्रेशन 100 थी, उसने अनजाने में एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा। उसने अनजाने में एक ऐसा मैथमेटिकल, जिसको लिखते समय वो ऐसे ही लिख रहा था जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा था। उसे नहीं पता था कि रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, तो उसने एक एक्सप्रेशन लिखा जो देखने में बिल्कुल किसके जैसा है? के जैसा। बोलो हाँ या ना? लेकिन के में जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो किसी भी समय की पुट करते हैं कि इक्विलिब्रियम वाली, लेकिन उस बंदे को तो पता ही नहीं है इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। वो कैसे कह दे ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाला है कि नहीं है? तो उसने अनजाने में कंसंट्रेशन को रीड किया, उसकी वैल्यू है 900, इसकी वैल्यू है प्रोडक्ट की 100 और इसकी वैल्यू है 900। बोलो हाँ या ना? क्या प्यारे बच्चे 1/9 आया? 1/9 1.5 से छोटा है कि बड़ा है? यानी आज उसने जो ये मैथमेटिकल नंबर निकाला उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से छोटा है। बोलो हाँ या ना? जैसे ही वो छोटा आया वो समझ गया कि ये जो Q है विच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बोलो हाँ या ना? इस बात तुम आप सबसे पूछता हूं, क्या इसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेना सही होगा? सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.5 था, 1.5 है, 1.5 रहेगा। तो जैसे 1/9 आया वो क्या समझे इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? पहला तो निष्कर्ष आ गया इक्विलिब्रियम। मैंने कहा ना, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज्ड टू प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम और नॉट। तो अगर कभी एक एक्सप्रेशन लिखने पे उसकी वैल्यू के से बराबर नहीं आई तो दुनिया समझ जाएगी वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्यू की वैल्यू छोटी है कि बड़ी है? और के की वैल्यू, और क्यू क्या हमेशा के बराबर होना चाहेगा? मतलब आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है जाने अनजाने में कहीं ना कहीं वो के बराबर होना चाहेगा। तो मुझे बताओ क्यू बड़ा होना चाहेगा कि छोटा? क्यू बड़ा होना चाहेगा। मतलब इतना तो कॉमन सेंस है कि न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट? तो प्रोडक्ट बड़ा तो रिएक्शन फॉरवर्ड की बैकवर्ड? यानी आज क्यू के से कम आया है तो दुनिया वाले तुरंत समझ गए अरे अरे अभी रिएक्शन की जीवन में इक्विलिब्रियम नहीं आया और अभी रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहे। इसे आप और सरल भाषा में समझना चाहे तो ऐसे समझो प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक ब्लॉक बनाया और ये जो ब्लॉक है एक कांस्टेंट ब्लॉक है के का, मान लो। अरे मान लो, ना तो ये बढ़ेगा ना तो ये छोटा होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये केवल दो ही चीजों के बदलने से, एक है टेम्परेचर, दूसरा है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। और मैंने इसके बगल में दूसरा ब्लॉक बनाया जो कि आज इससे छोटा है और इस ब्लॉक को मैंने बोला क्यू। क्या बोला मैंने? क्या क्यू के से छोटा हो सकता है? क्या एक्सपेरिमेंट करते समय ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जो क्यू है वो के बराबर हो? ये पॉसिबल है कि नहीं है? और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्सपेरिमेंट करते समय एक्सपेरिमेंट करते समय इक्विलिब्रियम पे कितना है? 600। ये कितना है? बोलो ना? किसी बंदे ने ढक्कन खोल के बी के 100 मोल और मिला दिए तो 600 कितने हो गए? अब जब आप क्यू लिखोगे तो क्या 700/400 होगा? 700/400 आई एम डैम श्योर इससे बड़ा होगा नहीं होगा?
मतलब जब बाहर से कुछ मिलाया जाए तो ये भी संभव है कि ये जो Q है प्यारे बच्चों वो K से बड़ा हो जाए, हाँ या ना। एक बात बताओ, इसमें ये जो पहला वाला ब्लॉक है क्या इसकी लंबाई बदलने वाली नहीं है? लेकिन जो दूसरा वाला ब्लॉक है वो उसकी लंबाई बदल सकती है, लंबाई बदलेगी। एक बात बताओ, इस Q की इच्छा हमेशा किसके बराबर होने की? Q हमेशा हमसे कहता है मुझे K बना दो। Q हमेशा हमसे कहता है मुझे Q हमेशा मुझसे कहता है मुझे K बना दो। तो बताओ ये Q बड़ा होना चाहेगा छोटा? Q बड़ा होना, मन में पिक्चर बना लो, Q बड़ा होना मतलब P बाई आर बड़ा होना, P बाई आर बड़ा होना मतलब P बड़ा होना R। P बड़े होने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बोलो ना यार। आज Q बड़ा है कि छोटा? और Q मुझसे कहता है मुझे, तो आज Q छोटा होना, तो Q छोटा होने के लिए P होगा छोटा, R होगा बड़ा, तो P छोटा R बड़ा, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड। मुझे बताओ क्या आप इस नंबर को देख के मात्र रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हो? तो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मेरे शब्दों को सुनिएगा, एक ऐसा जो देखने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में बिल्कुल K के जैसा है, बिल्कुल K के जैसा है, मगर एक ऐसा यूनिक नंबर है जिसको देख के हम बता सकते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। अगर कभी Q K के बराबर आया तो कह देना रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, लेकिन अगर कभी Q K से छोटा आया तो वो रिएक्शन मूव करेगी फॉरवर्ड, और अगर कभी Q K से बड़ा हुआ तो रिएक्शन मूव करेगी बैकवर्ड। डन। कहानी ऐसे शुरू हुई, किसी रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा। सर आपको पता कैसे चलता है ऑन पेपर इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया? सो वी हैव अ मैथमेटिकल नंबर दैट इज नोन एज Q। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, जब कंसेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे। अभी इतना बता रहा हूं कि भैया एक नंबर है, और अगर बड़ा हुआ तो ये, छोटा हुआ तो ये चलेगा। कॉपी में जैसे बोलूं वैसे लिखना। ये फर्स्ट पॉइंट लिख लिया था, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। बोलो क्या? Q सिमिलर टू K, Q similar to K, Q similar to K, but the value, but the value of product and reactant, but the value of product and reactant may or may not be at equilibrium, may or may not be at equilibrium। तो वो इक्विलिब्रियम पे हो भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट पॉइंट पे ये जैसा डायग्राम बनाया है बना लीजिएगा। तो तीन सिचुएशन होने वाली है, या तो Q K से छोटा होगा, या तो Q K के बराबर होगा, या तो Q K से बड़ा होगा। सर बड़ा कैसे हो सकता है? अगर कोई बाहर से कुछ मिला दे तो Q की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है। अगर कभी Q K से छोटा हुआ तो याद रखना Q हमेशा हमसे कहता है मुझे K बना दो, यानी रिएक्शन कहां मूव करेगी? फॉरवर्ड। सर आप कैसे जान गए? बस ऐसा सोचो, ये है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एक मैथमेटिकल नंबर है, नंबर को बड़ा करना है तो न्यूमरेटर को बड़ा, डिनोमिनेटर को छोटा, बस ये सोचिए आप। और अगर कभी Q K से बड़ा हुआ तो फिर वो छोटा होना चाहेगा, यानी कि P छोटा R बड़ा, यानी रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड। कहीं ना कहीं मैंने आपको भी ये सिखा दिया इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम कैसे जाने कब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है और कब इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम चैप्टर के अगले पॉइंट की ओर बढ़ने वाले हैं, दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब सवाल ये है, आप किसी गलत नाम से ना पुकारे, इसलिए उसे मैं लॉकअप भी कह देता हूं, ठीक है? LCP चलेगा। तो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कहां से आया, उस चीज को समझते हैं। अभी क्यू का मतलब सबको समझ में आ गया? एक सवाल करके से आपके साथ कर ले क्या? एक सवाल लिखना जरा। ELP ऑलरेडी शेयर्ड होगी ऐसा मुझे पता है, शेयर हो चुकी है ना? इक्विलिब्रियम की ELP बेटा कहीं ना कहीं शेयर हुई है, देख लेना कहां हुई है, कहां हुई है? अपडेट सेक्शन में, ठीक है, लिख लीजिए। ये लिख लिया होगा सबने। एक सवाल लिखना जरा जल्दी से, फटाफट। प्यारे बच्चों एक रिएक्शन गिवन है, N2 plus 3H2 से बना 2NH3, N2 plus 3H2 से बना 2NH3। If the value of equilibrium constant at a particular temperature is 10, if the value of equilibrium constant at a particular temperature is
10। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसी टेम्परेचर पे कितनी है 10 एंड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट observed concentration of nitrogen, hydrogen and ammonia. Nitrogen, hydrogen and ammonia are 0.1, 0.01, 0.001 molar respectively. Values हमेशा बोर्ड पे. And the observed concentration of nitrogen, hydrogen and ammonia are 0.1, 0.01 and 0.001 molar respectively. Then identify whether the reaction is at equilibrium or not. Whether the reaction is at equilibrium or not. तो बताइए, अंदाजा लगाइए रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है. रुको, कैसे बताओगे? सर हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा जो देखने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में बिल्कुल के जैसा है, हाँ या ना? मगर उसमें जो वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम की है नहीं है वो हमें पता नहीं है. क्योंकि नहीं पता इसीलिए उसका नाम क्यों है. पता होता वो इक्विलिब्रियम का है तो उसका नाम ये होता. अरे अब मैंने वैल्यूज को रखा तो मुझे बताओ वैल्यूज को रख के सॉल्व कर लिया क्या? सबने सॉल्व कर लिया होगा. सवाल कठिन तो नहीं है. 1 2 3 देता तो आसान होता. 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर 10 की पावर -6, n2 है 10 की पावर -1, 10 की पावर माइनस ऊपर गया तो आया 10. अरे केसी कितना है और क्यूसी कितना है? ये क्यूसी क्या है? कंसंट्रेशन लिखा तो क्यूसी, प्रेशर लिखा तो क्यूपी, हाँ या ना? मुझे बताओ ये के बराबर आया कि नहीं आया? तो दुनिया वालों आप कुछ समझे कि नहीं समझे? बताओ. द रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, हाँ या ना? अरे उसके रिएक्शन के जीवन में सब कुछ थम्स आ गया. इज दिस क्लियर? एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था ली चैटलियर. उन्होंने इस पूरे कंसेप्ट को एक नए अंदाज में कहा. वो अंदाज क्या था सबसे पहले उसे समझना है. सुनिएगा. थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया. अब हम जाने वाले हैं लॉकअप में. सर लॉकअप की आवश्यकता क्यों पड़ी? लॉकअप क्या सिखाएगा? लॉकअप कैसे सिखाएगा? सही बताऊं, लॉकअप मतलब ली चैटलियर प्रिंसिपल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को ट्रिक पता होती है. और दिक्कत वो भी नहीं पता है. दिक्कत ये है कि कई दफा वो ट्रिक को ही असली कारण मान लेते हैं. नहीं समझे मैं क्या कहने वाला हूं? जैसे सिखाऊं वैसे समझना. पहले पूरी कहानी को समझना, उसके पीछे के रीजन को समझना. सर अब हम क्या करने वाले हैं? एक रिएक्शन के जीवन में क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम. अब हम इक्विलिब्रियम को करने वाले हैं डिस्टर्ब. क्या करने वाले हैं? अपने आप से पूछो, व्हाई वी वांट टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम? बिकॉज वी वांट द रिएक्शन टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के कितने तरीके हैं? 4. NBPT याद आया? क्या हम इन 4 तरीकों से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं? बोलो ना यार. ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या सिखाता है जरा सुनिएगा बहुत ध्यान से. तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है, मान लो, क्या कहता है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही इसीलिए है और चलती ही तभी तक है जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए. बोलो हाँ या ना? मैं आपके सामने 3 सिचुएशन ले रहा हूं. 3 सिचुएशन है. सबसे पहली सिचुएशन है एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की. कुछ ऐसा आप सबने एसएचएम में पढ़ा होगा शायद. इमेजिन करते यहाँ पे एक बॉल है. मान लो ये बॉल. ये बताओ यहाँ रहना चाहेगी कि यहाँ कहाँ रहना चाहेगी? क्यों रहना चाहेगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम है. शायद आप कहोगे यहाँ पे एफ नेट बराबर 0 है. ये जो एफ नेट बराबर 0 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या यही मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है? अरे सुनो ना, आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो कि केमिकल इक्विलिब्रियम? इन सब पे भारी पड़ता है थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम. भी वहां बाकी है. फिलहाल हमारे आसपास न जाने कितने तरह तरह के इक्विलिब्रियम. बोलो हाँ या ना? कभी मैकेनिकल है, कभी केमिकल है, कभी फलाना, कभी ढिमकाना. या सॉ नो? दुनिया की हर चीज स्टेबल होना. स्टेबल होने के कई रास्तों में से एक रास्ता एनर्जी का है और एक रास्ता इक्विलिब्रियम का है. इक्विलिब्रियम भी उसे एक स्टेबल सिचुएशन देता है. इक्विलिब्रियम भी उसे एक स्टेबल सिचुएशन. सर यहाँ पे तो समझ में आता है कि एफ नेट बराबर 0 होता है. हमारी केमिकल रिएक्शन की दुनिया में वो कैसे स्टेबल सिचुएशन देता है जरा सुनिएगा. तो इमेजिन करते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, ऐसे बना भी मान लो ना यार.
ये बताओ जब ये रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन रिएक्शन तो एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ रही है, रिएक्शन हो रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, रिएक्शन। जब ये रिएक्शन के जीवन में सब कुछ थम सा जाता है, उस समय एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है और गिब्स फ्री एनर्जी घटते घटते मिनिमम हो जाता है। उसके अंदर जो गिब्स फ्री एनर्जी थी वो मिनिमम हो चुकी है और यही कारण है वो सबसे स्टेबल सिचुएशन पे आ चुका है। यानी वही वाली बात है कि रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही इसीलिए चलती ही जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक हमारा स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो साल भर पढ़ रहा था, कई सालों से पढ़ रहा था, साल भर पढ़ रहा था, कई सालों से पढ़ रहा था, साल भर पढ़ रहा था, बड़ी मुश्किलों से भाई उसका सिलेक्शन हो गया। मतलब उसके जीवन में संघर्षों का दौर थम सा गया। कई सालों के संघर्ष हुआ करते थे, रोज रोज पेपर देना, ये सब संघर्ष ही तो है। सुबह सुबह उठना, कौन उठना चाहता है ना? सुबह उठना है, रात तक पढ़ना, ये सब संघर्ष ही तो है जीवन के। तो संघर्षों का दौर खत्म हुआ, जीवन में सब कुछ थम सा गया। जरा सुनिएगा, तो तीन सिचुएशन आपके सामने है। अब यहाँ पे भी सब कुछ थमा थमा सा है, यहाँ पे भी सब कुछ थमा, ये बच्चे का सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे भी सब कुछ थमा थमा सा है। लोगों का मिलना जुलना भी सब, देखो सिलेक्शन के बाद सब मिलना जुलना हो गया, फोन वोन आने हो गए, एक महीने के बाद तो सब थम सा जाता है ना। ऐसा थोड़ी कि रोज कहते रहते डॉक्टर डॉक्टर, 4-5 दिन कहते उसके बाद सब थम जाता है। उसके बाद सुनिएगा, अब हुआ क्या, इतने में आप आए। कौन आए? और आपसे देखा नहीं कि आपने कहा सब कुछ थमा थमा सा है, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहा। क्या करना चाहा? डिस्टर्ब। तो जब इसको डिस्टर्ब करना हुआ तो आपने यहाँ पे किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाया। जब किसी एक डायरेक्शन फोर्स लगाया तो बॉल मूव करेगी नहीं करेगी? ये बताओ, जब आपने फोर्स लगाया तो बॉल ने आप पे फोर्स क्यों नहीं लगाया है? अब जब आपने इस पे फोर्स लगाया तो क्या ये बॉल मूव करेगी? अब ये बॉल मूव करके इससे बाहर चली जाएगी कि यही धीरे धीरे ऑसिलेट करते करते अपने मीन पोजीशन पे आएगी है? उसने अपने इक्विलिब्रियम को रिगेन करना चाहा। इक्विलिब्रियम को रिगेन करना चाहा, क्यों? वो ये भी तो कर सकता था ना कि आपने जो उस पे फोर्स लगाया वो उस फोर्स के कारण बाहर चला जाए, या उस फोर्स के कारण आपको भी फोर्स लेके कहे भैया मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा भी तो हो। जीवन में कहते हैं सर्वाइवल का एक नियम है, मैं भी लॉकअप पे आ रहा हूं, सर्वाइवल का एक नियम है, या तो ढल जाओ या तो लड़ जाओ। क्या नियम है? या तो ढल जाओ, इधर आएंगे, या तो ढल जाओ या तो लड़ जाओ। अगर ढल नहीं पाए तो लड़िए और लड़ नहीं पाए तो ढलिए। तो उन्होंने कहा कि जब आपने इस पे फोर्स लगाया तो क्या ये बॉल एक डायरेक्शन जाएगी? अब खुद को एडजस्ट करेगी, एडजस्ट करते करते फिर से यहीं पे आके सब कुछ थमसा जाएगा। बोलो हाँ या ना? इमेजिन करते एक बच्चा है जिसके जीवन में सब कुछ थमा थमा सा है, कॉलेज पहुंच गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इतने में एक दिन घर से फोन आता है, बोले बेटा क्या कर रहे हो? फिर अगले दिन फिर से फोन आया, अगले दिन फिर से फोन आया, बेटा ये जो कॉलेज मिला है तुम उस कॉलेज को छोड़ दो। आप क्या कहोगे? इतने में आए लॉकअप। कौन आए? लॉकअप। ये जो आपने ओ कहा ना, सुनिएगा, इतने में लॉकअप आया, उन्होंने कहा इस रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या चुका है? अब इस इक्विलिब्रियम के आने के कारण सब कुछ थमा थमा सा था। इक्विलिब्रियम बदलने कितने तरीके? 4। ये कल फील करा चुका हूं। तो आपने इन 4 तरीकों से इक्विलिब्रियम को बदलने की कोशिश करी, मतलब आपने उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया। बोलो हाँ या ना? जैसे आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे तो रिएक्शन आपसे क्या कहेगी? ओ, क्या कहेगी? ओ, भैया ने तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, मेरी मुझसे खुशियां छीन ली। अरे उस रिएक्शन के जीवन में तो इक्विलिब्रियम आना ही था। बोलो हाँ या ना? खैर, अब लॉकअप क्या कहता है सुनिएगा, जब किसी रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आता है और उसको डिस्टर्ब किया जाता है, उस डिस्टर्बेंस के बाद रिएक्शन खुद को कैसे एडजस्ट करता है, यही पूरी कहानी हमें लॉकअप सुनाता है। तो लॉकअप क्या सुनाता है? लॉकअप इक्विलिब्रियम पर जब डिस्टर्बेंस किया जाता है इन 4 तरीकों से, तो रिएक्शन खुद को कैसे ढालता है, यही पूरा एक्सप्लेनेशन हमें कौन देता है? लॉकअप। पहला सवाल, व्हाई वी नीड लॉकअप? व्हाई वी नीड टू एक्सप्लेन, ये समझाने के लिए कि जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया जाता है तो रिएक्शन खुद को कैसे एडजस्ट करता है, यही पूरी कहानी हमें कौन सुनाता है? लॉकअप। सुनना चाहेंगे? कॉपी में डालिएगा हेडिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो लॉकअप की कहानी का निष्कर्ष मैंने पहले ही बता दिया, वो कहते हैं या तो ढल जाओ या तो लड़ जाओ। क्या है? सुनते चलना। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल, एक लाइन लिखना। when the reaction when the reaction which is already at equilibrium, when the reaction which is already at equilibrium, समझना इक्विलिब्रियम पे है वो पहले से,
when the reaction which is already at is subjected to change, is subjected to change, is subjected to, रुको, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने कितने तरीके हैं? सच बताओ, 4 तरीके हैं कि 2 ही तरीके हैं? एक तरीका है एक्टिव मास, एक तरीका है टेम्परेचर। ये तो एक्टिव मास के रूप हो गए थे, और एक्टिव मास का मतलब मोल नहीं है, एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। सहमत हो तो हाँ कहना। is subjected to change in, is subjected to change in concentration, is subjected to change in concentration, pressure and temperature, is subjected to change in concentration, pressure and temperature। रुको, इसके अलावा कोई और तरीका है कि नहीं है? आपसे पूछ रहा हूं। इसीलिए इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए कभी भी लॉकअप में कोई दूसरा वर्ड लिखा नहीं मिलता, केवल 3 ही लिखे मिलते हैं, या तो कंसंट्रेशन, या तो प्रेशर, या तो टेम्परेचर। दिस इज क्लियर। इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, then the reaction slash equilibrium, then the reaction slash equilibrium will adjust itself, लिखूं क्या बोर्ड पे? then the reaction slash equilibrium, मतलब हम इसे रिएक्शन भी बोल रहे हैं और इक्विलिब्रियम भी बोल रहे हैं। रुको, दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? रिएक्शन इक्विलिब्रियम एक है कि अलग है? लेकिन मैं दोनों के एक ही साथ बोल रहा हूं ना। समझो भैया, एक एक लाइन में है। शुरू के 20 मिनट डिटेल थ्योरी रहेगी, ध्यान सुनना, उसके बाद सब कुछ फटाफट आएगा, लेकिन शुरू के 20 मिनट आपको सुनना पड़ेगा, वो जो असली कारण है वो समझना पड़ेगा। चलेगा? then the reaction slash equilibrium will adjust itself, will adjust itself in such a manner, will adjust itself in such a manner so that it can nullify the change, so that it can nullify the change, so that, आप लोग भी कोरोना में 12 दिए थे क्या? आप लोग तो पहले वाले होंगे ना। so that it can nullify the change, so that it can nullify the change, so that it can nullify the change। आ जाओ, पूरी कहानी समझते हैं। लिखने कार्यक्रम हो चुका है, सुनिएगा। तो लॉकअप कहता है, जब कभी किसी रिएक्शन को, बोर्ड पे आएंगे, जब कभी किसी रिएक्शन को इन 3 तरीकों से डिस्टर्ब किया जाता है उसके इक्विलिब्रियम को, तो रिएक्शन खुद को ढालता है। उन्होंने क्या बोला? रिएक्शन खुद को ढालता है, और वो ऐसे ढालता है कि जो चेंज आपने किया है वो चेंज को अपने अंदर चेंज नहीं होने देता। हमने कहा कहना क्या चाहते हैं? बोले आओ एक एक करके समझते हैं, लिसन केयरफुली। मैं जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा सबको 3 हिस्सों में लेट चलूंगा, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल। चलेगा? अपने आप से पूछो, हम किसे डिस्टर्ब करने वाले हैं? कैसे करने वाले हैं? वैसे तो 2 ही हैं, पर अपने लिए कितने हो गए? 4। एक एक करके एकदम डिस्टर्ब करे क्या? तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और इसकी भी सब हेडिंग डाल लेना, इफेक्ट ऑफ मोल। कि कंसंट्रेशन बदलने के कितने तरीके हैं? 2। तो अभी हम किसको समझ रहे हैं? मोल। मोल बदलोगे तो कैसे रिएक्शन खुद को ढालेगा, पहले ये समझते हैं, और फिर वॉल्यूम, फिर प्रेशर, फिर टेम्परेचर। सो डन। सब लोग बोर्ड पे आइएगा, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस पूरी कहानी को ऐसे समझते हैं, एक रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या चुका है? सब कुछ थमा थमा सा है। आप उसके इक्विलिब्रियम क्या करना चाहते हैं? डिस्टर्ब। तो क्या मिलाना चाह रहे हैं? मोल। मोल मिला भी सकते हो, मोल निकाल भी सकते हो। अच्छा, मोल मिलाना या वेट मिलाना, बात बराबर हो गई। मोल निकालना या वेट निकालना, बात बराबर हो गई। आया ना? प्यारे बच्चों, इस पूरी कहानी को समझते हैं। इमेजिन करते हैं हम सब के सामने एक रिएक्शन है, ए से बनना बी, मान लो। इस रिएक्शन के जीवन में आ चुका है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर पल भर के लिए मान लो प्यारे बच्चों, इसके मोल हुआ करते थे 4, इसके हुआ करते थे 6, मान लो।
ये इनिशियल मोल है कि इक्विलिब्रियम वाले? बेटा मैंने t बराबर 0 लिखा है, ये इनिशियल हुआ कि इक्विलिब्रियम? अब अगर मैं लिख दूं यहाँ पे इक्विलिब्रियम, ये कौन सा हुआ? ध्यान से एक एक चीज समझना, आपका लॉजिक चाहिए मुझे, तब मेन मुद्दे पे आऊंगा। ठीक, अगर ये इनिशियल होता, अगर ये, तो 4 माइनस एक्स 6 प्लस एक्स होता, बोलो ना। लेकिन अगर मैं कह दूं t बराबर इक्विलिब्रियम, t बराबर इक्विलिब्रियम, तो क्या इक्विलिब्रियम के मोल हुए? अच्छा मान लो इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, मान लो, तो क्या इसका कंसंट्रेशन 4 और 6 होगा? क्या आप मुझे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दोगे? इस रिएक्शन का जब मैं केसी लिखूंगा तो वो लिखूंगा 6/4, यानी 3/2, यानी 1.5। डन। अब ये बदलने वाला, रुको जरा, इसके इक्विलिब्रियम पे कितने मोल आए? तो ये 0 से ही तो आए। कितने आए? स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री 1 जाएगा तो 1 आया है मतलब 1, 6 आया है मतलब 6, 6 जाने के बाद कितना बचा? तो कितना रहा होगा? तो क्या t बराबर 0 पे इसके 10 मोल रहे होंगे? अब इसके जीवन में सब कुछ थमा थमा सा है, इसका इक्विलिब्रियम पहुंचना है, बोलो हाँ या ना। अब हमें इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, क्या मिला के? हम रिएक्टेंट का भी मोल मिला सकते हैं, प्रोडक्ट का भी, बोलो ना यार। मैंने फिलहाल अभी रिएक्टेंट का मोल मिलाया। जब मैंने रिएक्टेंट का मोल मिलाया तो जरा देखिएगा क्या सिचुएशन आती है। रिएक्टेंट के मोल अभी कितने हैं बच्चे? आपने मोल मिलाया, लेट्स इमेजिन 2 मोल मिलाया, कितना मिलाया? तो अब बताओ, जैसे ही आपने 2 मोल मिलाया तो क्या ए से बना बी? अब ये जो टी बराबर टी इक्विलिब्रियम था, क्या उस पे 6 मोल हो गए? क्या उस पे 6 मोल हो गए? उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे आपने मिलाया, दोनों 6-6 है कि नहीं है? अब एक बंदे ने क्या किया, इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा जो देखने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने बिल्कुल के जैसा था। मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, हाँ या ना? क्या मैं 6/6 लिखूंगा? जब मैं 6/6 लिखूंगा तो बताओ प्यारे बच्चों, ये 1 आया कि नहीं आया? बताओ ये केसी से कम है कि ज्यादा? तो आज क्यूसी जब केसी से कम हो गया तो मुझे बताओ, पहला सवाल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? मेरे साथ चलना प्लीज, इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? साथ चलना प्लीज, इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? साथ चलना प्लीज, इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? तो अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है तो मैं इसको हटा दूं, चलेगा? अब बताओ रिएक्शन खुद को एडजस्ट करेगी नहीं करेगी? खुद को एडजस्ट करेगी, और ऐसे करेगी कि फिर से इसका जो के है वो के हो जाए, हाँ या ना? जब कंसंट्रेशन बदला जाता है, जब प्रेशर बदला जाता है, तो ऐसा नहीं कुछ बदलता नहीं, चीजें बदलती हैं, मगर वो ऐसी बदलती हैं और इसलिए बदलती हैं कि के नहीं बदलना चाहिए। बोलो ना। आज क्यू की वैल्यू के से छोटी है कि बड़ी है? और क्यू मुझसे एक ही बात कहता है मुझे, तो क्यू बड़ा होना चाहेगा छोटा? क्यू का मतलब पी बाई आर है। क्यू बड़ा होना चाहेगा मतलब पी बड़ा होना चाहेगा, आर छोटा होना चाहेगा। तो पी बड़ा होने के लिए मतलब, पी का मतलब प्रेशर है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बड़ा होने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बोलो ना यार। जब ये फॉरवर्ड जाएगा तो क्या 6 से घटने लग जाएगा? 6 से घट के 6 माइनस एक्स होगा, 6 प्लस एक्स होगा, चलेगा? घटते घटते बढ़ते बढ़ते फिर से एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ थमसा जाएगा, ये होगा टी बराबर टी इक्विलिब्रियम नया वाला, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? रुको ध्यान से, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये कब तक घटेगा, ये कब तक बढ़ेगा? सर ये तब तक घटेगा, ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि केसी फिर से 1.5 नहीं हो जाए। नहीं समझे? क्या आज मैं इसका केसी निकालना चाहूंगा? जब मैं इसका केसी निकालना चाहूंगा तो शायद अब मैं लिखूंगा 6 प्लस एक्स अपॉन 6 माइनस एक्स, डन, बराबर 3/2, हाँ 1.5। अरे हाँ या ना? क्या इसको सॉल्व कर लोगे? कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे? कर लोगे ना? जब सॉल्व करोगे तो लो मैं कर ही देता हूं, 12 प्लस 2x बराबर 18 माइनस 3x, सॉल्व करोगे तो x बराबर आएगा 1.2। देख लो, अरे मुझे याद है यार, समझो इधर आओ ना यार। x 1.2 आएगा मान लो, नहीं आएगा। यानी जब आपने रिएक्टेंट के मोल मिलाए, प्लीज फील करना, किसके मोल मिलाए? तो रिएक्टेंट के मोल मिलाए तो क्यूसी बड़ा हुआ कि छोटा है? थोड़ा फील करना, क्यू का मतलब क्या है? पी बाई आर की आर बाई पी? करना भी है, सही भी करना है, जल्दी करना है, सोचना पड़ेगा। ठीक, क्यू का मतलब क्या है? तो अगर आपने आर मिलाया, क्या मिलाया? तो आर बड़ा डिनोमिनेटर, तो क्यू हो गया। पी मिलाया तो पी बड़ा न्यूमरेटर, तो क्यू, क्यू हमेशा क्या कहता है मुझसे मुझे? तो क्यू बड़ा होगा तो छोटा होना चाहेगा, क्यू छोटा होगा तो बड़ा होना चाहेगा, हाँ या ना? सुनिएगा, अगर आपने रिएक्टेंट मिलाया, क्या मिलाया? मिला दो, क्यू छोटा की बड़ा? रिएक्टेंट घटा दो,
रिएक्टेंट घटा दिया मतलब डिनोमिनेटर छोटा किया, डिनोमिनेटर छोटा तो नंबर बड़ा हो गया ना। एक दिशा समझाया दूसरी दिशा नहीं सोच लोगे क्या? प्रोडक्ट बढ़ाओ, क्यों बड़ा छोटा? प्रोडक्ट घटाओ, पक्का? आज मैंने जब इसको सॉल्व किया तो क्या x की वैल्यू 1.2 आई, यानी इसके जीवन में फिर से इक्विलिब्रियम आए। उस समय क्या x की वैल्यू 1.2 हो चुकी है? 6 माइनस 1.2 कितना होगा? 4 पॉइंट, ये होगा, हाँ या ना? चेक करो इससे केसी आ रहा कि नहीं आ रहा। जब मैं इसका केसी निकालूंगा, इधर लिख रहा हूं क्या 7.2 अपॉन 4.8 करूंगा, देखो कितना आ रहा है, 6 बाई, बेटा मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, 3/2, ठीक है। फिर से केसी आया कि नहीं आया? सुनिएगा, ये रिएक्शन में जब आपने मोल बदला तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, उसने खुद को एडजस्ट किया, और एडजस्ट उसने ऐसे किया कि फिर से कंसंट्रेशन ऐसा हो जाए कि के के बराबर हो जाए। बोलो हाँ या ना? आज इक्विलिब्रियम वही है कि नया है? आज इक्विलिब्रियम वही है कि नया है? आपका ध्यान चाहिए मुझे, आज इक्विलिब्रियम वही है कि नया है? एक बार भी नहीं आता क्या? आज इक्विलिब्रियम वही है कि नया है? आज इक्विलिब्रियम वो नहीं है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम वही होता तो मोल 4 और 6 होते। आज मोल 4 और 6 नहीं है, आज मोल 4.8 और 7.2 है। बोलो ना? जब किसी रिएक्शन को जो इक्विलिब्रियम पर है उसे डिस्टर्ब किया जाएगा तो रिएक्शन खुद को एडजस्ट करेगा, एक नया इक्विलिब्रियम आएगा जिसमें नया कंसंट्रेशन होगा, नया मोल होगा, नया प्रेशर होगा, सब कुछ नया होगा, मगर केसी वही होगा जो हुआ करता था। नहीं समझे? अब इस पूरी कहानी में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बचा है, जरा सुनिएगा ध्यान से। मैंने इस पूरी कहानी को बनाना चाहा ग्राफ में, किसे बनाया? तो क्या मैं आप सबके सामने इसका ग्राफ बना सकता हूं? आओ इसे ग्राफ के माध्यम समझते, फिर आप कॉपी में लिख लेना, बोर्ड करना जरा। मैं ग्राफ बना रहा हूं, और ग्राफ बना रहा हूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। किसे बना रहा हूं? बेटा सुनना पड़ेगा, सुन रहे हो ना? ग्राफ किसके बीच बनाया? पहले इनिशियल सिचुएशन और फिर डिस्टर्ब करने के बाद सिचुएशन, राइट? इनिशियल सिचुएशन में बताओ t बराबर 0 पे कितने मोल है? पक्का इसको वैल्यू याद कर लो। रिएक्टेंट घटते घटते, प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते, बना रहा हूं मैं, बना दूं क्या? 10 से ग्राफ बनाऊं, बनाऊं कि ना बनाऊं? घटते घटते, घटते घटते, तो घटते 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 मान लो यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया, मान लो इसकी वैल्यू है 4, पल भर के मान लो। क्या अब इसके बाद सब कुछ थम सा गया है? प्रोडक्ट 0 से बढ़ा कि किसी वैल्यू से? बढ़ते बढ़ते कहां गया? यहाँ कहीं 6 मान लूं, यानी प्रोडक्ट बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते सब कुछ थम सा जाएगा। लेट्स इमेजिन यहाँ पे आ गया 6 मान लो, और यहाँ पे सब कुछ थम सा गया, हाँ या ना? शायद थोड़ा लाइन सीधी नहीं है, मान लेना सीधी है। मान लिया क्या? ये जो आपके सामने है ये ओल्ड इक्विलिब्रियम है कि न्यू इक्विलिब्रियम? आ जाओ जरा। अब सब कुछ थमा थमा सा था, इसके कंसंट्रेशन कितने चल रहे हैं? 6, और इसका, इसका, और इसका। समय बीतता जाएगा, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 70 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, लेकिन ये बदलने वाला। इतने में आप आए, आपने रिएक्टेंट मिलाया कि प्रोडक्ट? तो रिएक्टेंट का ग्राफ ये है कि ये है? तो रिएक्टेंट अभी कितना है? 4। कितने मोल मिलाए? तो 4 में 2 मिलाए कितने मोल हो गए? क्या ये ग्राफ धन्य से ऐसा शार्प जंप मारेगा? बोलो ना यार, ये 4 से कहां पहुंच गया? नहीं समझ पा रहे हो? जब ये 4 से 6 पहुंचा, उस मोमेंट पे ये अभी 6 का 6 ही है, बोलो हाँ या ना? लेकिन जैसे ये 6 हुआ तो 6 का 6 रहेगा कि घटना शुरू होगा? घटना शुरू क्यों होगा? हाँ, जब भी कभी कारण बताओगे हमेशा क्यों से बोलोगे। किससे बोलोगे? क्यों से। क्यों घटना शुरू हुआ? सर क्योंकि क्यूसी केसी से छोटा है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इसीलिए रिएक्शन घटना बढ़ेगा। कारण हमेशा किसमें दोगे? क्यों। चलेगा? अब बताओ, जब ये प्यारे बच्चों ग्राफ यहां पहुंचा तो ये धीरे धीरे घटेगा कि बढ़ेगा? लेकिन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 6 से बढ़ रहा है, कहां से बढ़ रहा है? और 6 से बढ़ के कितना हुआ? और वो 6 से घट के, बोलो ना बच्चों, तो 6 से घट के मैंने यहां कहीं 4.8 बना दिया, चलेगा? और ये 6 से बढ़ के यहां कहीं 7.2 बना दूं, चलेगा? नहीं चलेगा। 7.2 होने के बाद सब कुछ थमा थमा सा है कि नहीं है? 4.8 होने के बाद सब कुछ थमा थमा सा है कि नहीं है? आज इक्विलिब्रियम फिर से आया कि नहीं है? आज इक्विलिब्रियम फिर से है, आज कहानी फिर से है, मगर जो जैसे पहले हुआ करता था वो नहीं है। अरे हाँ या ना? इसीलिए कहा जाता है जब कभी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो शिफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, शिफ्ट पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम होता है। नहीं समझे? शिफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, शिफ्ट पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम होता है। सबूत आपके सामने है, पहले इक्विलिब्रियम पे 4 और 6 हुआ करते थे, अब 4.8 और 7.2 है। तो शिफ्ट रिएक्शन हुआ है कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन?
अरे रिएक्शन तो उसी बर्तन में थी, उसी बर्तन में है, उसी बर्तन में रहेगी ना यार। रिएक्शन कहां शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट कौन हो रहा है, इक्विलिब्रियम। इज दिस क्लियर? नहीं समझे? अगर समझ गए तो मुझे पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। आज हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है, घटाया है? पक्का? हमेशा बढ़ाएं कोई जरूरी, घटा भी सकते हैं। पहले आप सबको बिल्कुल असली कारण बताता हूं, फिर आप सब उसे ट्रिक से याद करना, सुनिएगा। हमने अगर इक्विलिब्रियम पर, हमने अगर, थक जाते हो यार आप, हमने अगर इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, जो पूछू बस वो बताना, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को, क्यू का मतलब पी बाई आर है, किसे बढ़ाया? रिएक्टेंट को। तो क्यू बढ़ा कि घटा? तो क्या क्यूसी केसी से छोटा होगा? तो बताओ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बताओ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा कि रिएक्शन शिफ्ट? इक्विलिब्रियम होता है, रिएक्शन कभी शिफ्ट नहीं होता। यहां लिख दो फॉरवर्ड, बोलो चलेगा। एग्जाम में सवाल आता है when some amount of reactant is added then equilibrium shift in forward, what should be the reason? QC is less than KC। समझ पाए? कारण हमेशा क्या जाएगा? QC is less than KC। समझ पाए? तो पूरी क्लास एक बार फिर से, अगर हमने रिएक्टेंट को बढ़ाया नहीं होता, रिएक्टेंट को घटाया होता, रिएक्टेंट को, सोचो रिएक्टेंट घटा दो, क्यू का मतलब क्या? पी बाई, सुनो ना यार, पी बाई आर। आर छोटा कि बड़ा? डिनोमिनेटर तो नंबर, तो क्यूसी केसी से बड़ा होगा नहीं होगा? अब क्यूसी हमसे क्या कहता है? मुझे मुझे तो क्यूसी छोटा होना चाहेगा बड़ा? कैसे छोटा होगा? ये आसान है कि नहीं है? याद रखना, याद करना भी है, सही कारण भी याद करना। अब इसे मैं दूसरे तरीके से याद कराता हूँ, लेकिन कारण हमेशा क्यूसी जाएगा। इज दिस क्लियर? अगर आपके सामने मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, किसकी कंसंट्रेशन? तो बताओ क्या होगा? प्रोडक्ट बढ़ गया, न्यूमरेटर बढ़ गया, यानी क्यूसी ग्रेटर देन, बताओ कहां जाएगा? पक्का? अरे हाँ या ना? लेकिन अगर कभी किसी ने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटा दिया तो बताओ अब कौन बढ़ा? घटा दिया, न्यूमरेटर छोटा तो नंबर भी छोटा, मतलब क्यूसी लेस देन केसी, हाँ या ना? अब कहां जाएगा? फॉरवर्ड। ये सही कारण है, लेकिन बच्चे इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुनिएगा, वो सही कारण नहीं है। लॉकअप कहता है अगर किसी रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाएगा, इक्विलिब्रियम को, तो आप जो जो करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करेगा। आप जो जो करोगे रिएक्शन उसका, आप जो जो करोगे रिएक्शन उसका। आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया कि घटाया? बोलते चलना। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को आपने बढ़ाया कि रिएक्शन ने बढ़ाया? आपने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को बढ़ाया, तो वो उसे घटाना, रिएक्टेंट को घटाने के लिए प्रोडक्ट बनाए कि रिएक्टेंट बनाए? प्रोडक्ट। तो फॉरवर्ड जाए कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड। अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, क्लियर है? अब प्रोडक्ट को पकड़ो, जाओ प्रोडक्ट को बढ़ा दो। आपने बढ़ाया, क्या बढ़ाया? का क्या? कैसे बढ़ाया? मोल से। कंसंट्रेशन बदलने कितने तरीके? अभी क्या बदल रहे हैं? कंसंट्रेशन किसका बढ़ाया? क्या मिला के? तो कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वो घटाना, तो प्रोडक्ट घटाने के लिए किधर जाए? बैकवर्ड। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, बढ़ाओगे तो घटाएगा, घटाओगे तो बढ़ाएगा, लेकिन वो कभी असली कारण नहीं, असली कारण हमेशा किसी केसी से आएगा। यही कारण है यार के सवाल आप गलत कर देते हैं। चलेगा? कॉपी में लिखिएगा, थक गए, थक जाते हो आप, थको पर देखो, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ मोल। यहां से लिखना स्टार्ट करें। लिख लिया क्या? अभी लिख नहीं पाए? मैं क्या तो लिखना बंद कर दिया सर?
गया होगा ना। तो लॉकअप कहता है आप जो करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करेगा। मैंने आपके सामने सॉल्व किया, इसका वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन जो जेई में आया है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। अपने नीट में क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन कि बच्चे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़े, उस लेवल के सवाल नहीं आते, इसलिए मैंने सिंपल रिएक्शन लिया है, ए से बना भी, ठीक है। कुछ कह रहे इस लेवल के भी नहीं आते, ऐसा कह रहे क्या? x इक्वल टू 1.2, ठीक है। लिख लिया? एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या समझाना था, क्लियर है ना? जब आपने पढ़ाया तो कैसे हुआ वो सारी चीजें, ठीक। यहाँ पे एक निष्कर्ष निकल के आता है, ये जो नया इक्विलिब्रियम है इस पे ये कंसंट्रेशन वही है कि नहीं है? तो शिफ्ट रिएक्शन हुआ कि इक्विलिब्रियम? ये कहने का मतलब समझे कि नहीं समझे? क्योंकि जो सिचुएशन पहले हुआ करती थी अब वो सिचुएशन नहीं है, इसलिए कह रहे हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है, रिएक्शन शिफ्ट नहीं हुआ है। एक लाइन लिखना, इन दिस न्यू इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इन दिस न्यू इक्विलिब्रियम, in this new equilibrium, concentration of reactant and product are different, but equilibrium constant remains unchanged. In this new equilibrium, concentration of reactant and product are different. 4.8, 6.7.2 है ना, but equilibrium constant remains unchanged. लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं। इसी चीज को समझाने के लिए एक छोटा सा ग्राफ आप सबके सामने है, चलिए स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में ग्राफिकल एनालिसिस। और इस ग्राफ का निष्कर्ष जो मैं आपको सिखाना चाहता था वो ये कि जब कभी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है तो शिफ्ट रिएक्शन नहीं होता, शिफ्ट पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम होता है। बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन याद रखना अगर कभी थ्योरी या एआर का सवाल आए तो शिफ्ट कभी रिएक्शन ही शिफ्ट इक्विलिब्रियम होगा, शिफ्ट रिएक्शन नहीं, शिफ्ट इक्विलिब्रियम होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो थ्योरी के सवालों के लिए आपको बताई जा रही है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है आप बढ़ाओगे तो वो घटाएगा, आप घटाओगे तो वो बढ़ाएगा। जीवन में एक नया इक्विलिब्रियम आएगा, एक नई बातें होगी, नया कंसंट्रेशन होगा, नया प्रेशर होगा, लेकिन केस आज भी वही होगा जो पहले हुआ करता था। अब ये ग्राफ ऐसा बना है, लेकिन ऐसा हमेशा बने कोई जरूरी नहीं। मैंने जानबूझ के 2 मोल मिला है, इससे 6 तक पहुंचा है, 1 मोल मिला तो शायद यहीं तक होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ ऐसा हमेशा होगा, रटना नहीं है। ग्राफ बनाने का लॉजिक मैंने आपको सिखाया, कैसे जंप हुआ फिर क्या हुआ। तो सही मायने में इस ग्राफ के माध्यम से बस मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता था कि शिफ्ट रिएक्शन नहीं, शिफ्ट पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम होता है। लिख लिया होगा? तो जैसा मैंने कहा, इस पूरी कहानी को हम 3 हिस्सों में करेंगे, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल पार्ट भी हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में है, मैथमेटिकल पार्ट भी हो गया। अब इस कहानी को कुछ एक छोटे छोटे सवालों के माध्यम से करते हैं आज। लिख लिया होगा सबने? आपका पेपर इसी संडे को है ना? आपका सिलेबस हो गया होगा आपका पूरा? हाँ? आज कल में होगा? ये लिख लिया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना कंक्लूजन, नेक्स्ट पॉइंट लिखना कंक्लूजन, कंक्लूजन। और साइड में कहीं लिख देना ट्रिक, इसे हम ट्रिक कहते हैं, ये कभी असली कारण नहीं है, याद रखना। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन घटाना चाहेगा, ये सोचने का तरीका मात्र एक ट्रिक है, ये लॉकअप नहीं है, याद रखना। आप बढ़ाओगे तो वो घटाना चाहेगा, दिस इज
जस्ट ओनली अ ट्रिक टू मेमोराइज लॉकअप। लॉकअप तो कहता है कि क्यूसी बढ़ा क्यूसी घटा, इससे सारा कार्यक्रम हो। तो रीजन में कभी भी जब रीजन देंगे तो क्यूसी से देंगे। ये उसी टाइप का सवाल है जैसा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में होता था कि कंसंट्रेशन दुगुना तो टी हाफ दुगुना या इंडिपेंडेंट, याद है? तो उसका कारण हमेशा रफ्तार हुआ करता था। सोचने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन यही असली कारण माना जाएगा। ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लिख लिया होगा। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के टोटल 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मूल वाला आप सबके सामने, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल एंड द लास्ट वन इज न्यूमेरिकल। कुछ एक सवाल आप सबका इंतजार कर रहे हैं। बोलो क्या? बोलो क्या? नीचे पहले पॉइंट लिख लो 5 स्टार बना के। लॉकअप के किसी भी सवाल को करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट लिख ले 5 स्टार बना के, कहीं बादल में या जो करना चाहे वो। ये लॉकअप के सवाल गलत करने का, गलत करने से रोकने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका आपके निगेटिव मार्किंग बचाने क्या? सबसे पहले एरो बनाए। लिखना, लिखो लिखो, सबसे पहले एरो बनाए। मैंने क्या बोला एक सवाल में समझाता हूं। लॉकअप का कोई भी सवाल करना है सबसे पहले एरो बनाए। बिना एरो बनाए मन में सोचने की कोशिश मत करना, वरना बनते हुए सवाल गलत कर दोगे। क्या कहना चाहता हूं, एक सवाल मुझे सिखाने देना, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले एरो बनाए, बस इतना लिखवाया है। सबसे पहले एरो बनाए। जब भी नोट्स पलटेंगे तो कहानी आपको याद आएगी, सर ने कहा था सबसे पहले एरो बनाए। बोर्ड पे आइए। सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट सवाल, मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा N2+3H2 7F2NH3। बोर्ड पे जुड़िएगा। ये रिएक्शन के जीवन में आ चुका है इक्विलिब्रियम, मान लो क्या आ चुका है। बहुत ध्यान से सवाल सुनना। मैं जब कंसंट्रेशन बदलूंगा तो कंसंट्रेशन बदलने कितने तरीके, दो। लेकिन अभी हम कंसंट्रेशन कैसे बदल रहे हैं, मोल से। मैंने क्या किया, सम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज एडेड। सम अमाउंट ऑफ, तो मैं आपके सामने लिख देता हूं, सम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज एडेड। रुको, अमाउंट की एसआई यूनिट क्या होती है? अमाउंट की एसआई यूनिट। तो जब सम अमाउंट ऑफ अमोनिया एडेड है तो क्या सोचोगे, सम मोल ऑफ अमोनिया एडेड। बोलो हाँ या ना। जब तक सवाल में क्लियर कट शब्दों में वेट नहीं लिखा हो, हमेशा अमाउंट का मतलब मोल ही मानना है। ये हर चैप्टर के लिए कन्वेंशन है, चलेगा? अब आपने क्या मिलाया बच्चों, अमोनिया। तो अमोनिया प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट? तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब प्रोडक्ट की जैसे बोलूं साथ में चलना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी की घटी? तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब क्यों हुआ, मोल के कारण की कंसंट्रेशन कारण? कंसंट्रेशन के कारण। नहीं समझ पा रहे हो इस कहानी को? कभी क्रैश कोर्स में पढ़ाना हुआ तो 5 मिनट में सिमट जाती है। ये पूरे असली कारण आपके दिमाग में फिट करने के चक्कर में पूरी कहानी बता रहा हूँ, सही कारण आपके दिमाग में सेट समझना। लॉकअप इज अ वेरी वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन, अगर मैं एक्सप्लेन करके खत्म करना चाहूँ। लेकिन वो जो असली कारण है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू लर्न। मैंने कहा जब आपने इसके मोल बढ़ाए, किसके मोल, अमोनिया के, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ मोल और बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन? बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन। मोल से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। दिस क्लियर? अब सुनना, तो जब आपने इसके मोल बढ़ा दिए तो बताओ क्यू और के में क्या बड़ा हुआ? चलो छोड़ो, प्रोडक्ट बढ़ाए कि रिएक्टेंट? तो क्यू बराबर क्या पी बाई आर हुआ? क्या पी को बढ़ा दिया तो क्या क्यू बढ़ गया? क्यू बढ़ा तो वो घटना चाहे कि क्यू मुझसे कहता है मुझे के बना दो। बड़ा होगा तो छोटा होगा, छोटा होगा तो बड़ा होगा। तो क्यू छोटा होना है, रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। रिएक्शन जाएगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम चलेगा। चाहे ये सोचो जो असली कारण है सवाल करने के लिए, चाहे ये सोचो, जो करोगे उसका उल्टा करेगा। आपने बढ़ाया घटाया तो वो घटाना, तो घटाने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। डन। अब बच्चा बैकवर्ड तो कह देगा, मैं कह रहा हूं नहीं, लॉकअप का कोई भी सवाल करना सबसे पहले एरो बनाओ। जब आपने कहा बैकअप तो आपको यहाँ पे एरो बनानी पड़ेगी, आप ऐसे एरो बनाइए, चलेगा? एक आदत डाल लो ना, लॉकअप के सवाल करने में एरो बनाना है, चलेगा? अभी बताइए, सवाल लिख लो, सम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज एडेड। सम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज एडेड। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है,
concentration of nitrogen increases, concentration of nitrogen decreases, concentration of hydrogen increases, concentration of hydrogen decreases. हर बच्चे से बन जाएगा, and answer will be first hand. चलेगा, नियम बना लो, सबसे पहले एरो बनाओ. सबसे सिंपल सवाल, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूं. ठीक, अगला सवाल आप सबका वेट कर रहा है. लिख लिया होगा. अगले सवाल में आप सबके सामने रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड से बना कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस. देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस. रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है, चलेगा. लिखना इफ एट इक्विलिब्रियम, इफ एट इक्विलिब्रियम some amount of carbon dioxide is added, some amount of carbon dioxide is, किसको मिलाया? CO2 के, किसको मिलाया? मोल को. तो पहले बताओ, CO2 के मोल के मिलाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब मोल के कारण हुआ कि कंसंट्रेशन? डन. मान लो इसी सवाल में सवाल कहता सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड. मान लो सवाल कहता सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड, मतलब सम मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? हर चीज के बदलने से इक्विलिब्रियम बदलता नहीं है. जब तक उसका एक्टिव मास और टेम्परेचर नहीं बदलता तब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता नहीं है. और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा तो ना तो फॉरवर्ड ना तो बैकवर्ड होगा. डिस्टर्ब होगा तब फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा. इज दिस क्लियर? अभी फिलहाल हमने क्या मिलाया? CO2. सवाल क्या लिखना? इफ एट इक्विलिब्रियम सम अमाउंट ऑफ CO2 इज एडेड, देन तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंक्रीजेस, सही है तो टिक करना, नहीं है तो क्रॉस करना. मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिक्रीजेस, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिक्रीजेस, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इंक्रीजेस. फिफ्थ ऑप्शन है concentration of calcium carbonate increases, concentration of calcium carbonate increases. Sixth option है concentration of CO2 gas at new equilibrium, concentration of CO2 gas at new equilibrium will be higher than old equilibrium. सही है तो टिक करना, गलत है तो क्रॉस करना. लॉकअप के सवाल फटाफट करना. बन गया क्या? कुछ एक पार्ट तो बन गए होंगे लिखते लिखते यार. चलिए, कितने बच्चों ने कर लिया? जल्दी से पूरी क्लास. आज मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बढ़ाए घटाए हैं? अब बोर्ड पे जोड़ो, अगला सवाल करना. नहीं किया तो आ जाइए ना, समझिएगा. आई विल नॉट रिपीट अगेन. आगे क्या? CO2 के मोल बढ़ाए घटाए हैं. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा नहीं होगा? मोल के कारण, कंसंट्रेशन कारण. तो जब प्रोडक्ट बढ़ा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो Q बढ़ेगा घटेगा? Q बराबर P/R. P बढ़ा तो Q भी. यार ये सेट होता है कि नहीं होता? नहीं होता. आपके दिमाग में यही नहीं होता. P/R ये है कि नहीं है? P बढ़ेगा तो Q, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है यार. 12वीं तो पास है ना हम सब. P बढ़ेगा तो Q, P घटेगा तो Q, R बढ़ेगा तो Q घटेगा, R घटेगा तो Q. डन. आपने प्रोडक्ट बढ़ाया कि रिएक्टेंट? तो Q बढ़ा कि घटा? किससे बढ़ा? और Q क्या कहता है मुझसे? मुझे K बना दो. तो Q छोटा होना, तो रिएक्शन कहां जाएगा? आप बैकवर्ड. चाहे ऐसे सोचो, बढ़ाओगे तो घटाएगा, घटाओगे तो बढ़ाएगा. वो महज ट्रिक है, वो असली कारण नहीं है. अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ाया तो वो घटाना, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला. जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो बताओ, मैं सीधे आंसर लिखूं? पहले कोई नियम है? सबसे पहले एरो बनाओ. मुझे आदतों से मतलब है, सवाल तो आपसे बनेगा. सबसे पहले तो मैंने आपके सामने एरो बना दिया, बोलो चलेगा? निगेटिव नहीं होगा, मैं आपसे कह रहा हूं. ये आदत अपना के चलना लॉकअप में, वरना सवाल तो बन ही जाएंगे. अब बताओ, इधर गया तो इसका मोल बढ़ेगा घटेगा? इसका मोल, इसका मोल, इसका मोल,
तो कैल्शियम ऑक्साइड घटेगा, हाँ या ना? अरे मोल बढ़ेगा तो वेट भी, मोल घटेगा तो वेट भी, तो इसमें वेट घटेगा गलत है, वेट बढ़ेगा गलत। नहीं समझे? डन, चलेगा। आओ चलते हैं अगली बात। कैल्शियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे हो, वागे साहब का गैसियस केमिकल पढ़ रहे हो, और जहां सॉलिड के कंसंट्रेशन माना गया है कांस्टेंट, और वागे साहब की दुनिया माना गया है 1। नहीं समझे? बढ़ेगा कि घटेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन सही है गलत है? गलत है। आओ जरा अगला सवाल करके बताओ। आराम से कर लो, तसल्ली से कर लो। ये सवाल आज की पूरी क्लास का निचोड़ होने वाला है, और ये सीख लिया तो पूरी क्लास को आपने समझ लिया। कितने बच्चे कह रहे हैं सही है? रेज योर हैंड। सही है, हाथ नीचे मत करना प्लीज। सही है। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट न्यू इक्विलिब्रियम विल बी हायर देन द ओल्ड इक्विलिब्रियम। एक बार फिर से सही है वाले। हाथ कम कैसे हो गए? आपको 5 मिनट और रुको तो आंसर बदल जाएंगे आपके, हैं? गलत है। सही है ना? कितने बच्चे कह रहे हैं सही है? जल्दी से आओ जरा, तुक्का मत मारो, सही रीजन पे आओ। आपके सामने रिएक्शन लिखा मैंने, प्लीज आई विल नॉट रिपीट अगेन। कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, हाँ या ना? मेरे प्यारे बच्चों, आज अगर आप इसका केसी लिखोगे, क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे बोलो? कंसंट्रेशन ऑफ CO2, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, हाँ या ना? अब आपने मान लो इसके पहले हुआ करते थे 2 मोल, मान लो जीवन में इक्विलिब्रियम था, मान लो आपने 2 मोल और मिलाया, मान लो इसका क्यूसी हो जाएगा 4, मान लो थमेगा कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। कब तक बैकवर्ड जाएगा? जब तक फिर से 2 ना हो जाए, क्योंकि अगर ये 2 ना हुआ तो फिर वो केसी के बराबर ना हुआ। नहीं समझे? यानी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाए, और तब तक जाता जाएगा जब तक पहले के बराबर नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट न्यू इक्विलिब्रियम विल बी हायर। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? हायर होगा कि स्मॉलर होगा कि इक्वल होगा? इक्वल। गलत, नीचे लिखना। concentration of CO2 at new equilibrium will be equal to the concentration of CO2 at old equilibrium. Concentration of CO2 at new equilibrium is equal to the concentration of CO2 at old equilibrium. अगर समझ पाए हो तो एक बेहतरीन सवाल आपका वेट कर रहा है, दे दूं क्या? लिखिए जरा अगला सवाल, बोलो। अगले सवाल में आपके सामने 2 रिएक्शन है। PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, और एक रिएक्शन है COCl2 से बना CO प्लस Cl2, और ये दोनों रिएक्शन एक डिजाइनर बर्तन में हो रही है। डिजाइनर बर्तन नहीं है यहाँ पे, चलिए मैं ही बना देता हूँ। प्यारे बच्चे, इमेजिन करते हैं ये रिएक्शन एक डिजाइनर बर्तन में हो रही है। कैसा बर्तन है? डिजाइनर बर्तन। मान लीजिए, मान लिया क्या? सवाल कहता है इफ एट इक्विलिब्रियम, लिखिए इफ एट इक्विलिब्रियम concentration of CO increases, if at equilibrium concentration of CO increases, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, देन, और आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। देन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 increases, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 decreases, तीसरा ऑप्शन था कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 increases, और चौथा ऑप्शन था कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 decreases। सबसे पहले एरो बनाओ, आदतों में शामिल करो। लॉकअप के सवाल करने के लिए एरो बनाना पड़ेगा। आप हवा में करते हैं, सवाल बनते हुए नेगेटिव कर देते हैं। फटाफट फटाफट। कितने बच्चों से बन गया? एक मजे की बात बताऊं, ये सवाल जो आप कर रहे हो इसे कहते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। नाम बोलने में हैवी लगता है, लेकिन आप तो कंसेप्ट लगाइए सिंपल सा, एक से दूसरे को रिलेट करिए। हाँ, ये दोनों रिएक्शन एक ही बर्तन में हो रही, बस याद रखिएगा, ठीक है? चलिए सब लोग बोर्ड पे जुड़िएगा। बना नहीं बना आ जाओ ना, साथ में ही करते हैं, आ जाओ। क्लास के सवाल स्टैंडर्ड एग्जांपल है, समझिएगा। हर वैरायटी कवर करने की कोशिश करता हूँ। बोर्ड पे जुड़ेंगे। किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई? आई विल नॉट रिपीट अगेन।
बाद में लिख लेना, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, चलेगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ नहीं हुआ। अब फिर से सोचा कि जल्दी बने, आपने जब बढ़ाया, कारण तो याद हो गया ना, बढ़ेगा क्यों, वो सारी चीजें। अब सवाल जल्दी करना है, ये बढ़ा तो बताओ वो घटाना प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है। आपने बढ़ाया घटाया, वो घटाना, तो पीछे जाए बैकवर्ड, कहां जाएगा। तो प्यारे बच्चों एरो बनाओ कि ना बनाओ, सबसे पहले एरो बनाओ। तो जब ये बैकवर्ड जाने लगा तो मुझे बताओ Cl2 का कंसंट्रेशन घटा कि बढ़ा, Cl2 कंसंट्रेशन, जब Cl2 यहाँ का घटा तो यहाँ भी तो घटा, कि यहाँ का Cl2 है, यहाँ का Cl2 फास्फोरस, ऐसा तो नहीं है। अगर यहाँ घटा तो यहाँ भी घटेगा, बोलो हाँ या ना। इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ, इसका कंसंट्रेशन घट गया कि बढ़ गया। तो वो बढ़ाना तो कहां लेके जाएगा, फॉरवर्ड। तो जब ये फॉरवर्ड लेके जाएगा तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एरो बनाओ, दिक्कत होगी नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं एरो बनाओ बच्चों, चलेगा। जब ये फॉरवर्ड गया तो बताओ PCl5 घटा कि बढ़ा, PCl5 और PCl3, अरे आसान है कि नहीं है। बातों में आपने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के सवाल भी कर डाले, हाँ या ना। अगर सीख गए तो वो सवाल दे दो जो मैं देना चाहता था, चलो दे ही देता हूँ आज, लिखिए जरा। अगला सवाल अगर आपने कर डाला तो मैं समझ जाऊंगा आपने समझ डाला। लिखिएगा अगला सवाल, आपके सामने रिएक्शन है NaNO3 सॉलिड से बना NaNO2 सॉलिड प्लस O2 गैस। ये रिएक्शन है, इस पे आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, इफ एट इक्विलिब्रियम सम अमाउंट ऑफ NaNO3 solid is added, if at equilibrium some amount of NaNO3 solid is, then equilibrium will shift in forward or backward or no change। क्या बात कर रहे हो, सोडियम नाइट्रेट मिलाओगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, अजीब नहीं लग रहा आपको। रिएक्टेंट मिला रहे हो, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। यही तो इक्विलिब्रियम की कहानी है। वहां पहले से इक्विलिब्रियम है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, अब उसे और खुशियां नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या, बोले नहीं भाई साहब, उसके जीवन में पहले से ही खुशियां हैं, समझ पा रहे हैं क्या। तो कहेगा झमेले मत डालो, हमें अभी नहीं चाहिए, हाँ या ना। मुझे बताइए प्यारे बच्चों, मुझे बताइए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। लिख दूं मैं अनचेंज, चलेगा नहीं चलेगा। अगर समझ गए तो अगला सवाल लिखना जरा, बोलो क्या, लिखिए। इफ एट इक्विलिब्रियम, इफ एट इक्विलिब्रियम some amount of some amount of NaNO2 is removed, some amount of NaNO2 is removed, then तो बताइए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, है क्या बात कर रहे हो, क्यों भाई। अभी कुछ देर पहले मोल और वेट तो आपने बढ़ाया घटाया था, सर मोल बदलेगा, वेट बदलेगा, सब बदलेगा, मगर कंसंट्रेशन बदलने वाला। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से डिस्टर्ब होता है, मोल से नहीं, इसको समझना है, चलेगा। जब मोल के बदलने से कंसंट्रेशन बदलता है तब डिस्टर्बेंस उसे फील होता है, फील होगा डिस्टर्बेंस तो खुद को एडजस्ट करेगा, उसे फर्क ही नहीं पड़ा तो कैसे एडजस्ट करेगा। ये तो वही वाली बात है, किसी बर्तन में रिएक्शन में इक्विलिब्रियम था, बगल से आप निकल गए तो कुछ फर्क पड़ेगा रिएक्शन को, क्या आप निकले तो डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। सवाल क्या है, कहा रिएक्शन अनचेंज और नॉट। अगर आप समझ गए तो लिखो, फिर अगला सवाल बेहतरीन लिख डालिए, बोलो क्या। इफ एट इक्विलिब्रियम सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज एडेड, some amount of oxygen gas is added, then equilibrium will shift in which direction। अब शिफ्ट होगा, यहां अमाउंट मिला है तो शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बदल जाएगा, ये हुई ना बात। तो बताओ कहां जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। क्या बात है बच्चों, सब आता है आपको। लिखो फिर अगला सवाल अगर सीख गए हो तो। इफ एट इक्विलिब्रियम, इफ एट इक्विलिब्रियम सम अमाउंट ऑफ, हाँ बस ये वही वाला सवाल है, देखिए। सम अमाउंट ऑफ O2 gas is added, some amount of O2 gas is added, then at new equilibrium, then at
न्यू इक्विलिब्रियम, और आपके सामने थे चार ऑप्शन: कंसंट्रेशन ऑफ O2, concentration of O2 at old equilibrium and concentration of O2 at new equilibrium में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, की ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। संभल के जवाब दें, कहीं ये गलत ना होगा। बनिया क्या? नहीं नहीं नहीं। जब आपने और O2 गैस को मिलाया तो जो नया वाला O2 का कंसंट्रेशन होगा वो पहले से ज्यादा होगा। पक्का? सर उस मोमेंट पे तो ज्यादा होगा जब मिलाया, लेकिन कहानी वहां रुकने वाली नहीं है। इक्विलिब्रियम नया आएगा, बोलो हाँ या ना। अब बताओ, नए इक्विलिब्रियम पे O2 का कंसंट्रेशन पहले के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों बराबर होगा लाला, समझ पाए ना? जब आप इस रिएक्शन का केसी लिखोगे तो मुझे लगता है इसका केसी केवल होगा कंसंट्रेशन ऑफ O2। अगर ये बदल जाएगा तो ये बदल जाएगा, और ये बदलने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होगा? आसान है बच्चों, अरे आसान है। एक मिनट, अब थोड़ा सा लिखना नहीं है, देखते हैं कुछ पुरानी बातें आपको याद है कि नहीं है। प्यारे बच्चों, हम लोग किसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? कॉपी कोई लिखेगा किसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? कितने तरीके? अभी क्या बदला? अगला तरीका एमवीपीटी, हाँ या ना? क्या वॉल्यूम के बदलने से भी इक्विलिब्रियम बदलेगा? जो पूछू वो बताना। वॉल्यूम के बदलने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब क्यों होगा? क्योंकि कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा। आंसर कैसे आएगा? वॉल्यूम बदलोगे तो क्यूसी, हाँ या ना? हाँ या ना? इस पूरी कहानी को मैंने ऐसे पढ़ाया था, C बराबर N बाई V, कितनों को याद है? वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर चला जाएगा जिधर जाने से ज्यादा मोल बनते हैं। आपके साथ समस्या पता क्या है? पूरा सेंटेंस बोलने में बड़ा जोर आता है। अब ये लिखाऊं तो मुझे जोर आता है, और आपको बोलने में आता है, और ये लिखने लगे तो सिलेबस में जोर आता है, और आपसे बोला नहीं जाता है, तो प्लीज बोला करिए। जब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर चला जाएगा। चलो ठीक है, एक मौका और देता हूं आपको। अगर वॉल्यूम घटाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर चला जाएगा जिधर जाने से मोल घट जाएगा। पक्का? अब एक खेल खेलते हैं, नहीं लिखना तो है ही नहीं कुछ आपको। N2 प्लस 3H2 से बना 2 सबको दिख रहा है क्या? जो पूछू बताना, ठीक? अगर मैंने वॉल्यूम बदला तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा नहीं होगा? वॉल्यूम बढ़ाओगे किधर जाएगा? फॉरवर्ड बैकवर्ड बोल रहा है। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो? पक्का? वॉल्यूम घटाओगे तो? प्रेशर घटाओगे तो? प्रेशर घटाना, वॉल्यूम बढ़ाना, इधर ज्यादा मोल है इधर कम मोल है, आया ना? बोल पा रहे ना अपन? प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट, तो कम मोल की तरफ चला। वॉल्यूम प्रेशर का किस्सा पहले से आता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑलरेडी डिस्कस। देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑलरेडी डिस्कस। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑलरेडी डिस्कस। क्या बात, पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस किया था, हाँ या ना? वो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इक्वल टू करके। तो थ्योरेटिकल पार्ट भी हो गया, मैथमेटिकल पार्ट भी हो गया। न्यूमेरिकल एक साथ बाद में कराऊंगा। कुछ एक न्यूमेरिकल हो गए थे पहले। चल, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम हो गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया, हाँ या ना? अरे सुनो ना, प्रेशर को बदलने का, वॉल्यूम को बदलने का एक तरीका और है क्या? वो कोई इनर्ट गैस वाला, कितनों को याद है? चलो बताना जरा। जब हम इसमें इनर्ट गैस मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? तो कितने तरीके हैं? दो। या तो चांदी का बर्तन या तो गुब्बारे का। सबको सीखने दो बेटा, सबने फीस जमा करी है ना? जब आपने इनर्ट गैस मिलाया, क्या मिलाया? तो दो तरीके हैं, इधर कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। जो पूछू बस वो बताना, ठीक? साथ में चलेंगे। इसमें आपने इनर्ट गैस मिलाया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट। मैंने ऐसे पढ़ाया था, इनर्ट गैस के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी फर्क पड़ता है वॉल्यूम के कारण। और अगर वॉल्यूम भी नहीं बदलने दिया तो फिर कुछ भी बदलने वाला नहीं। हाँ ठीक है, मैंने आपको याद कराया था, टोटल प्रेशर तो बदलता है, मोल फ्रैक्शन तो बदलता है, लेकिन इक्विलिब्रियम मिक्सचर के किसी का भी कुछ नहीं बदलता है। पूछता हूँ सवाल, इनर्ट गैस मिला दो कांस्टेंट वॉल्यूम में, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा नहीं होगा? ना मोल बदला, ना वॉल्यूम बदला, ना प्रेशर बदला, ना टेम्परेचर बदला, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने इनर्ट गैस को मिलाया एट कांस्टेंट प्रेशर,
एट कांस्टेंट, तो गुब्बारे का बर्तन चांदी का बर्तन, इनर गैस मिलाया, सुनो ना, इनर गैस मिलाया कि निकाला, तो वॉल्यूम, तो रिएक्शन उधर चली जाएगी जिधर जाने से ज्यादा गैसेस मोल बनते हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर कभी कभी सवाल ऐसे बोले इनर गैस निकाला, तो वॉल्यूम घट जाएगा, तो रिएक्शन उधर चली जाएगी जिधर जाने से कम मोल बनते, नहीं समझे? ये सवाल दूंगा चलेगा? देखो, इफेक्ट ऑफ इनर गैस ऑलरेडी डिस्कस, इफेक्ट ऑफ इनर, अरे पढ़ लिया ना यार, दोबारा लिखना है क्या? ऐसा मत करो, इस बार आखिरी बार लिख रहे हो ऐसा सोचो। इफेक्ट ऑफ इनर गैस ऑलरेडी डिस्कस, चलेगा? अच्छा सुनो, एन भी हो गया, पी भी हो गया, बी भी हो गया, क्या बचा? 2 मिनट लगेगा, बता दूं? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सुनो सुनो सुनो, अभी तक जब इक्विलिब्रियम पे छेड़खानी की जाती थी सब बदलता था मगर केसी बदलता, आज पहली बार केसी ही बदलेगा। तो अब जो बदलेगा वो इसलिए बदलेगा क्योंकि केसी बदलेगा। अब कैसे बदलेगा, मैं जो सिखाने वाला हूं उसके पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक पॉइंट नंबर 1, क्या हर बच्चा एक्स एंड को पहचानता है? क्या सबको एक्स एंड को पहचानना आता है? बोलो ना, डेल्टा एन, ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है? बेसिक पॉइंट नंबर 2, मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा, ए से बनना बी, मान लो, मान लो। अब ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल कैसी है, तो बता रहा हूं उसे मानना, ठीक है? उस सिखाने के पहले कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इसका कुछ ना कुछ डेल्टा एच होगा। अब बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, वो पता क्या सोचता है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो डेल्टा एच भी 0 है, इक्विलिब्रियम पे आर एफ बराबर आर बी होना जरूरी है, इक्विलिब्रियम पे नेट आर ओ आर 0 होना जरूरी है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का 0 होना जरूरी है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एच का 0 होना जरूरी नहीं है। मतलब हो सकता है इधर से ज्यादा हीट रिलीज हुई, इधर से ज्यादा हीट एब्सॉर्ब हुई, दोनों हो सकता है। In a reversible reaction, there might be some net heat exchange. Some, ये मत सोचना कि जितनी हीट रिलीज हुई उतनी हीट एब्सॉर्ब हुई, ऐसा नहीं होता। हीट का इक्विलिब्रियम पे मतलब ये नहीं कि डेल्टा एच 0 है, नहीं समझे? तो ये पहले दिमाग से हटा दो। अगर डेल्टा एच 0 है तो वो रिएक्शन का स्वभाव है। अगर ये रिएक्शन एंडो है, क्या वर्ड बोला मैंने, प्लीज समझना इसको, अगर ये रिएक्शन मतलब इसमें नेट हीट एब्सॉर्ब हुई है, तो ये मत सोचना कि इधर से एब्जॉर्ब इधर से रिलीज हुई, नहीं, ऐसा नहीं होता। इक्विलिब्रियम पे हीट का इक्विलिब्रियम होना कोई जरूरी नहीं है। समझ पाए? इक्विलिब्रियम क्या है, डन है? मैंने पूछा काइनेटिक से, मैंने पूछा थर्मो से, मैंने कहीं नहीं बोला डेल्टा एच बराबर 0 इक्विलिब्रियम पे होना जरूरी है, चलेगा? अब सुनना, अगर ये रिएक्शन एंडो है, अगर ये रिएक्शन, तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा नेगेटिव, कैसा होगा? तो जैसा डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, जैसा डेल्टा एच, मतलब इस मेन रिएक्शन का नेचर हुआ, जो इस मेन रिएक्शन का नेचर है वही हमेशा फॉरवर्ड मानोगे, वही हमेशा। तो फॉरवर्ड एंडो मानोगे, एक्सो एंडो, तो बैकवर्ड ऑटोमेटिक क्या होगा, एक्सो। समझाता हूं, मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा, N2 + 3H2 से बना 2NH3, हेलो, पहले बताओ ये एंडो है कि एक्सो? एंडो है कि एक्सो? क्या ये एक्सो है? तो क्या इस रिएक्शन का मेन नेचर एक्सो है? तो क्या फॉरवर्ड वाला एक्सो होगा? क्या बैकवर्ड वाला एंडो होगा? मेन नेचर से फॉरवर्ड डिसाइड होगा, उल्टा वाला बैकवर्ड होगा। उल्टा सोचो, जो फॉरवर्ड होगा वही मेन नेचर होगा और दूसरा वाला उल्टा होगा। नहीं समझे? अब एक चेक कर लेता हूं, चेक कर लूं क्या? मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, PCl5 से बना PCl3 + Cl2 डन, एक्सो है कि एंडो? मेन नेचर, मेन नेचर, तो फॉरवर्ड, क्या बात है, बैकवर्ड, डन। आप कॉपी देखना, केवल एक लिख लेना, बस लिखना, ठीक? वो तो सिखा रहा था, रुको। अगर आप इस पूरी कहानी समझना चाहते हैं तो एक बेसिक कंसेप्ट और पता होना चाहिए, और आपको वो पता है, मुझे अच्छे से पता है। दुनिया में 2 तरह की रिएक्शन है, एक है एक्सो, एक है एंडो। अरे, टेम्परेचर के बढ़ाने से एंडो का के हमेशा बढ़ और एक्सो का के घट। अब जो कह रहा हूं बस खेल समझ लो प्यारे बच्चों, क्या कहना चाहता हूं सुनिएगा। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना बी, मान लो, पहले डिटेल समझाता हूं ताकि रीजनिंग आपको समझ में आए, फिर उसका ट्रिक बता दूंगा, ठीक? ए से बना बी, ए से बना, पिछले 2-3 सालों में हमारे बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं वो केवल एक ही जगह मार्क खा रहे हैं, थ्योरी के सवालों में। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने नहीं ऑब्जर्व किया तो पता नहीं, मैंने ऑब्जर्व किया, केवल थ्योरी के सवाल में मार्क खा रहे हो, न्यूमेरिकल आ नहीं रहे, थ्योरी उनसे बन नहीं रहे।
समझ पा रहे हैं क्या? एक एक चीज को ध्यान, नहीं सच्चाई कह रहा हूँ, 2-3 सवालों में बायो हुआ, केमिस्ट्री हुआ, कहाँ आपको परेशान कर रहा है? थ्योरी, अरे यस और नो, तो उसको पकड़ बनाओ ना यार, कि वेट कर रहे हो फिजिक्स में आएगा उसके बाद पढ़ेंगे। है, ए से बना बी, ए से बना बी, अब ये रिएक्शन या तो होगा एक्सो या तो होगा, बोलो हाँ या ना। लेट्स इमेजिन ये रिएक्शन एंडो है, मान लो, तो फॉरवर्ड कैसा होगा? बढ़िया। बैकवर्ड कैसा होगा? चलेगा। अब बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, सुनना, जब टेम्परेचर, तो के बढ़ेगा घटेगा? मेन नेचर कैसा है? तो के, क्या के का मतलब बी बाई ए होगा? के बढ़ा कि घटा? तो बी ए, रिएक्शन डन। लेकिन मान लो रिएक्शन होता एक्सो, क्या होता? तो क्या टी बढ़ाने से के घटता? उल्टा सोच लेते। ये असली कारण है। जब कभी भी टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, ऐसे ही रीजनिंग दोगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ा है, इसलिए फॉरवर्ड बैकवर्ड हुआ है। डन। अब इस प्रोसेस को मैं आसान कर रहा हूं, ऐसा नियम बना लो, ऐसा, एंडो मुझसे कहता है मुझे टेम्परेचर दो दो, एंडो मुझसे कहता है मुझे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के, इक्विलिब्रियम हमेशा एंडोसाइड चला जाएगा, इक्विलिब्रियम हमेशा एंडोसाइड चला, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, एक साइड एंडो होगा एक साइड एक्सो होगा, बोलो ना यार। और टेम्परेचर के घटाने से इक्विलिब्रियम हमेशा एक्सोसाइड चला जाएगा। असली कारण कहां से आया, समझ पाए ना? कैसे आया है, लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये बोलता है सवाल जल्दी बने। एक सवाल पूछता हूं, फिर बताना, रुक जाओ अभी लिख लेना। आपके सामने रिएक्शन लिखा, N2+3H2 से बना 2NH3, हेलो, रिएक्शन का मेन नेचर बोलो, मेन नेचर, पूरी क्लास जब आखिरी समय आया सीखने का तो थकने लगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? एक्सो है कि एंडो? फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर मुझसे कहता है एंडो मुझे टेम्परेचर दो दो, तो एंडो इधर है इधर है इधर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड, और टेम्परेचर घटाने से चलेगा, नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल पूछो, बाकी सवाल बाद में कराऊंगा, आपको सवाल नहीं लिखने हैं। PCl5 से बना PCl3+Cl2, डन। मन में सोच रहे एंडो एक्सो कौन सा है? फॉरवर्ड क्या है, बैकवर्ड क्या है? सीखना आपको पड़ेगा, जिम्मेदारी आपकी है। फॉरवर्ड क्या है? एंडो। बैकवर्ड, टेम्परेचर घटाओगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाओगे, एंडो मुझसे कहता मुझे टेम्परेचर दो, लिख लो जल्दी। अच्छा, बस मैं भी खत्म कर चुका हूँ, इसको लिख ले बस, या बाद में वीडियो से लिख लेना, जैसा भी आपको। जाओ ना बेटा, जाओ आप भी। क्लास खत्म हो चुकी है, जा सकते हैं। लिखा तो होगा पहले भी आपने। बस ये लिख लेना बच्चों, बस ये। ऑनलाइन वालों कैसे हैं आप सब? कल आयोनिक स्टार्ट कर दूं क्या? 10 मिनट ही स्टार्ट होगा, नहीं कल ही स्टार्ट होगा। है, अपडेटेड सिलेबस आपको कल बताऊंगा, आपके पेपर में क्या आ रहा है। हाँ, कल अपडेटेड सिलेबस बताया जाएगा। होमवर्क आपको दे दिया है? नहीं बेटा, पढ़ाऊंगा। सवाल सारे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा फिजिकल इक्विलिब्रियम, वेपर डेंसिटी, और एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का केस। एक होमो, तीन बात, बस बस बस, जाने दो, तीन बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग? पढ़ाई करते रहिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। बंद कर दूं? बस बेटा, स्लाइड और कहाँ है क्या? वो तो ऐसे ही था, जस्ट फॉर फन। हाँ, इसको ले। बंद कर दूं? सबने लिख लिया है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।